क्या पढ़ाता है हमको? हमने एचएस में पढ़ा था, एथिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। फर्स्ट लाइन, फर्स्ट स्टेटमेंट हमने पढ़ा था, एथिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो वही से एक बात क्लियर होता है कि हमारे बिहेवियर कैसा है, किस सिचुएशन में हमें कैसा बिहेव करना है, कहाँ क्या बोलना है, हमारा बॉडी लैंग्वेज, ये सब हमें सीखना पड़ता है। और ये सब देख के लोग हमें जज करता है। तो एथिक्स में ये सब हम पढ़ते हैं। तो आप लोग तो जानते ही हो एथिक्स का जो बेसिकली 3 जो भाग है, नॉर्मेटिव एथिक्स, मेटा एथिक्स एंड वन इज वेरी पॉपुलर नाउअडेज, अप्लाइड एथिक्स। और इट इज वेरी कॉमन। एंड ये एनवायरमेंटल एथिक्स जो है, ये अप्लाइड एथिक्स का ही एक शाखा है, एक भाग है, हम कह सकते हैं। तो एनवायरमेंटल एथिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, बात ये है। और क्यों पढ़ना है हमें एनवायरमेंटल एथिक्स, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो इन सारे इशू को लेके आज मेरा ये व्याख्यान होगा। पहले तो हम एक बात कह सकते हैं कि ये जो एनवायरमेंटल एथिक्स है, ये मॉरल रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड द नेचर हमें कहता है। एक्चुअली हमारा एथिकल एटीट्यूड एनवायरमेंट की तरह कैसा हो, हम एनिमल को कैसे ट्रीट करें, पेड़ पौधों के साथ हम कैसे रहे, क्या ये सारे चीज हमारे बेनिफिट के लिए है? पेड़ पौधे जो है, क्या ये सब हमारे फर्नीचर के लिए है? उसके तरफ हमारा कुछ भी वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? इन सारों चीजें के बारे में हम एनवायरमेंटल एथिक्स में पढ़ेंगे। Actually, the study of environmental ethics is the basis of environment where we should have performed respect for nature. First thing, our attitude should be respectful towards our nature. Environmental ethics addresses the environmental or eco crisis in order to correctly situate the problem. आजकल प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारे प्रॉब्लम हो रही है। ये सारे प्रॉब्लम क्यों हो रही है? आप लोग थोड़ा सोचेंगे तो हमें एक निष्कर्ष मिलेगा कि ये प्रॉब्लम शायद होना हो, हम ही क्रिएट कर रहे हैं। ये बात आप लोग समझ लो। ये प्रॉब्लम जो है, पर्यावरण के जो प्रॉब्लम है, आज हमारे आसाम में सिचुएशन क्या है, अभी दिसंबर महीना, दिन में इतना गर्म, टेम्परेचर इतना हाई होता है। ओके, शाम से ठंड पड़ता है, लेकिन कंपैरिजन टू 20 इयर्स अर्लियर हम पीछे चले जाए तो हमें डिफरेंस मिलेगी कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही है। और ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, इसमें कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? हम इंसान लोग। हम जो करते हैं, प्लास्टिक यूज वगैरह वगैरह, वो कार, बाइक, रेफ्रिजरेटर, इन सब का यूज हमने पहले ही पढ़ा था, एनवायरमेंटल साइंस में पढ़ा था। इन सब के वजह से ही हो रहा है। और इस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने के लिए एक्चुअली हमारे गवर्नमेंट हो, यूजीसी हो, ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग पढ़ो, एनवायरमेंटल एथिक्स के बारे में पढ़ो। तो संदीप जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप काइंडली वो स्लाइड का पहला जो है ना, पहला स्लाइड आप दिखा दीजिए स्क्रीन पे। हाँ संदीप जी, आ रहे हैं ना स्क्रीन पर? नहीं दिख रहा है तो क्या?
मैं तो दिखा रहा था। नहीं नहीं, मुझे स्टूडेंट लोग को दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो मैंने ऐसे ही कुछ दिखा रहा था। ओके फाइन, ठीक है, आप दिखा रही है। तो मैं पहले स्लाइड में लिखा कि व्हाट इज एनवायरमेंटल एथिक्स। मैं यहाँ पर कुछ बातें लिखकर आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो इको क्राइसिस है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, ओजोन लेयर, हाँ, ozone layer depletion, extinction of hundreds and thousands of rare species due to the destruction of ecosystem, catastrophic climate change, and social and cultural disharmonies. ये सब प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको एनवायरमेंटल एथिक्स पढ़ना होगा। पढ़ने से नहीं होगा, इसको हमें रियलाइज करना होगा। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो एनवायरमेंटल एथिक्स है, एनवायरमेंटल एथिक्स एज अप्लाइड एथिक्स कंसीडर एक्सटेंडिंग द ट्रेडिशनल बाउंड्रीज ऑफ एथिक्स फ्रॉम solely including humans to including the non-human world। तो हमने पहले पढ़ा था एथिक्स किसके बारे में? ह्यूमन के बारे में, हाँ, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन एनवायरमेंटल एथिक्स ये क्या है? अभी अप्लाइड एथिक्स का एक भाग है। ये हमको क्या पढ़ाएगा? हमारे बिहेवियर एनवायरमेंट की तरफ कैसा होगा, नेचर के लिए हम कैसा बिहेव करें, कैसे हम ट्रीट करें उनको। बिकॉज मैंने पहले ही बताया ये एक मॉरल रिलेशनशिप है किस बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन। नेक्स्ट आप लोग देखिए, इट असर्ट इन्फ्लुएंस ऑन लार्ज रेंज ऑफ डिसिप्लिन इंक्लूडिंग लॉ, सोशियोलॉजी, थियोलॉजी, इकोलॉजी एंड जियोग्राफी। ये सारे जो सब डिसिप्लिन में है ना, सोशियोलॉजी हो, लॉ हो, थियोलॉजी, इकोलॉजी, जियोग्राफी, आप लोग इसके अंदर घुसेंगे तो आपको पता चलेगा इन सभी में आपको एनवायरमेंटल एथिक्स के बारे में पढ़ना मिलेगा। अगर आप इनके भीतर जाओगे तो आपको रियलाइज होगा कि यही चीज है, हमको पढ़ना है। लॉ में भी ऐसा बात, सोशियोलॉजी में ऐसा बात है, थियोलॉजी में है। मैं बताऊंगा कैसे है, थियोलॉजी में कैसे है, इकोलॉजी में, जियोग्राफी में कैसे हम ये पढ़ते हैं। कुछ चीज हम करते रहते हैं, हमें रियलाइज नहीं होता कि हम एनवायरमेंटल एथिक्स के अंदर, बाउंड्री के अंदर हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम कर रहे हैं। जैसे हम हर रोज कोई हर रोज, कोई एक महीना 15 दिन में क्या करते हैं, तुलसी पूजा करते हैं, पेड़ों के नीचे पानी देते हैं, ये जो बेलगस के नीचे पानी देते हैं, ये सब हम करते रहते हैं। बिकॉज दीज आर द पार्ट्स। Now, environmental ethics is concerned with the issue of responsible personal conduct to respect to natural landscape, resources, species and non-human organism. So, इन सारे चीजों को लेके एनवायरमेंटल एथिक्स है। आप लोग ये बात समझ लीजिए, एनवायरमेंटल एथिक्स क्या है। एक सिंपली आप लोग एकदम आसान भाषा में समझ लो, ये एनवायरमेंटल एथिक्स कोई बहुत टफ ऐसा चीज नहीं है। ये जो हमारे आसपास हमारा जो नेचर है, इस नेचर को हम कैसे वैल्यू दे, इसको हम कैसे वैल्यूएबल, जैसे ओके एक एग्जांपल आप लो, जैसे मेरा सेल फोन, आप लोगों को सभी के पास एक सेल फोन है, वो इम्पोर्टेंट है, उसको हम वैल्यू देते हैं। क्यों? बिकॉज हमारे डे टू डे लाइफ में विदाउट सेल फोन कुछ होता ही नहीं है। उसको हम क्या करते हैं, बहुत सेफ रखते हैं। हाँ, टूटने से हमारा वो जो दिल घबरा जाता है, ऐसा ना। हमें सेम इस तरह का जो बिहेवियर, इस तरह का जो व्यवहार किससे करना होगा? नेचर से करना होगा। ठीक है, आप लोग समझ गए ना ये बात। इस स्लाइड पे आप समझ लो कि ये एनवायरमेंटल एथिक्स क्या है। हाँ, तो आप लोगों को समझ में आया शायद, बाद में हम फिर बताएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम कोशिश कर रहे हैं कि एनवायरमेंटल एथिक्स मेनली हाईलाइट किन चीजों में होता है। सो द चैलेंज ऑफ एनवायरमेंटल एथिक्स टू द एंथ्रोपोसेंट्रिज्म।
Anthropocentrism, a particular kind of approach where human centeredness is available. एंथ्रोपोसेंट्रिज्म को चैलेंज करना होगा हमें, एनवायरमेंटल एथिक्स को समझना है, उसको अप्लाई करना है, तो हमें क्या करना होगा, पहले एंथ्रोपोसेंट्रिज्म को समझना होगा, उसके बाद उसको क्या करना होगा, चैलेंज करना होगा. नेक्स्ट, द कनेक्शन ऑफ डीप इकोलॉजी एंड सोशल इकोलॉजी टू पॉलिटिक्स. तो डीप इकोलॉजी और सोशल इकोलॉजी ये क्या है, इन चीजों को हमें समझना होगा. एक्चुअली में ये होता क्या है, ये जो सोशल जो नेट हमें जो जाल कहते हैं ना, ये सोशल जाल कैसे बना हुआ है और ये इकोलॉजिकल जाल कैसे बना हुआ है. इसमें डीप इकोलॉजी में जो जाल बुना गया है, जो हमने क्रिएट किए है ना, उसको एक्चुअली ये जो स्पेसीज के ना इम्पोर्टेंस क्या है, उसे हमको समझना होगा. Again, third is the attempt to apply traditional ethical theories including consequentialism, deontology and virtue ethics. So ये जो है ना consequentialism, deontology और virtue ethics, ये ट्रेडिशनल एथिकल थ्योरीज है, इनको हम अप्लाई करके कैसे एनवायरमेंटल एथिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, हमें ये समझना होगा. और आखिर में द फोकस ऑफ एनवायरमेंटल लिटरेचर ऑन विल्डरनेस एंड पॉसिबल फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द डिसिप्लिन. सो हमें फ्यूचर में हमें क्या क्या प्लानिंग करना होगा, उसके वजह से हमारे एनवायरमेंट, हमारा तो मदर अर्थ क्या रहे, प्रिजर्व रहे. ये इन सारे चीजों के बारे में एनवायरमेंटल एथिक्स क्या करता है, फोकस करता है. ओके, तो अगेन नेक्स्ट, आप लोग तो जानते ही हो एनवायरमेंटल एथिक्स जब हम पढ़ेंगे, इसमें हम बेसिकली प्राइमरीली 3 अप्रोचेस पढ़ेंगे. हाँ, तो पहला अप्रोच कहते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच, और इसे कहते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिज्म. सेकेंड वन अप्रोच इज नॉन एंथ्रोपोसेंट्रिज्म और नॉन एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच, और इसे कहते हैं बायोसेंट्रिक अप्रोच. एंड थर्ड जो है, इसे हम कहते हैं इकोसेंट्रिक अप्रोच और इकोसेंट्रिज्म. तो आप लोग सिंपली समझिए, ये जो एंथ्रोपोसेंट्रिज्म है, पहला वाला जो अप्रोच है, ये ह्यूमन सेंटर्ड है. हाँ, इस अप्रोच में कहता है कि ये हम इंसान जो है, ह्यूमन जो है, ये सेंटर में है. एक स्टेटमेंट, स्पेसिफिक स्टेटमेंट जो मैं यूज करता हूँ फॉर रिगार्ड्स एंथ्रोपोसेंट्रिज्म इज मैन एंड नेचर. इसमें ह्यूमन और नेचर के बारे में, ह्यूमन और नेचर का रिलेशनशिप, ह्यूमन एंड नेचर के बारे में बताता है. दैट मीन्स यहाँ एक साइड में नेचर को रखते हैं और एक साइड में हम ह्यूमन इंसानों को रखते हैं. तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि एनवायरमेंट की जो सारे चीज है, पशु पक्षी पेड़ पौधे, ये जो है ना, ये सब इंस्ट्रूमेंटल हो गए. हम इसको जैसे चाहे तैसे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. मन गया तो इसको मार दो, मन करा तो इस पैर को काट दो, इस पैर को काट के एक बहुत ही शानदार कुर्सी बना लो, जो मन चाहे हम कर सकते हैं. बिकॉज एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच कहते हैं ह्यूमंस आर द ओनली वैल्यूएबल aspects or valuable species in this universe. So anthropocentrism is a term used to describe certain philosophical perspectives that claim that ethical principles apply to humans only, and that human needs and interests are of the highest value and importance. इसमें क्या कह रहा है कि इंसान जो है वही इंपॉर्टेंट है, दूसरे जो चीज है, पशु पक्षी तरु तृण जो है, ये सब चीजों का कोई मॉरल वैल्यू नहीं है. ये बोलता है कि ह्यूमन को ही मॉरल स्टेटस देता है, ह्यूमन का ही मॉरल स्टेटस है.
मॉरल स्टेटस एक ऐसी क्वालिटी है, अगर हम कहे किसी के पास मॉरल स्टेटस है, अगर हम कहे तो ये है कि हम उसे जैसे तैसे ट्रीट नहीं कर सकते। हाँ, जैसे तैसे ट्रीट नहीं कर सकते, ये मॉरल स्टेटस है। मॉरल स्टेटस मीन्स ऑब्जेक्ट ऑफ मॉरल जजमेंट हम कह सकते हैं, उसको हम ट्रीट नहीं कर सकते हमारे इच्छा अनुसार। ठीक है, तो एंथ्रोपोसेंट्रिज्म इज द प्रैक्टिस कॉन्शियस और अदरवाइज ऑफ रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस एंड और कंसर्न ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एट द सेंट्रल फैक्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। यही बात है, इंसान को हम कॉन्शियस भी कह सकते हैं। इंसान प्रैक्टिस करेंगे कैसे हमारे आर्ट को, हमारे नेचर को यूज करे। हाँ, ये जो आप लोगों ने पुष्पा मूवी देखी है ना, वो लाल चंदन की हो तस्करी करते हैं, ये इंसान पेड़ काटते हैं ना, यही हो रहा है। हमारे जो ये अच्छी जिंदगी के लिए, हमारे लग्जरी लाइफ के लिए हम इस अर्थ की सारे चीजों को, सारे एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, जो भी है। एक्चुअली बात यह है कि नेचर इज एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बीइंग। अर्थात हमारे मदर अर्थ में, हमारे इस प्रकृति में, हमारे पर्यावरण में जो चीज है, जो भी है, रिसोर्सेस जो भी है, ये सारे रिसोर्सेस किसके लिए है, इंसानों के व्यवहार के लिए है, इंसानों की लग्जरी लाइफ के लिए है। ये मेन बात है एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच के। और ये एंथ्रोपोसेंट्रिक जो अप्रोच है, ये कहाँ से आते हैं? हम अर्ली ग्रीक फिलोसफी में कह सकते हैं, प्रोटोगोरस के बारे में कह सकता है। फॉर रेफरेंस मैं तान रहा हूँ इसको, मैं ला रहा हूँ इसको, मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स कह रहे हैं। हम इमानुएल कांट के मैक्सिम के बारे में बोल सकते हैं कि क्या कह रहे हैं, ह्यूमन को हम ऐसे तैसे यूज नहीं कर सकते, बिकॉज ह्यूमन हायर स्पीसीज। हम प्लेटो, सोक्रेटिस ये सब बोलते हैं ह्यूमन आर द हाईएस्ट, ह्यूमन आर द हाईएस्ट स्पीसीज, हाईएस्ट बीइंग इन दिस यूनिवर्स। हाँ, ये सब कहते हैं इसको, इसलिए इसको ट्रेडिशनल अप्रोच कहते हैं। एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच को ट्रेडिशनल अप्रोच कहते हैं, ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच कहते हैं। नेक्स्ट, नॉन एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच। नेक्स्ट क्या है? नॉन एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच, और इसे बायोसेंट्रिक अप्रोच, बायोसेंट्रिज्म कहते हैं। इसमें क्या कर रहा है, हमारे एथिसिस्ट बोल रहा है कि एंथ्रोपोसेंट्रिस्ट जो थिंकर्स है, उन लोगों ने जो बोला, लाइक प्लेटो, लाइक प्रोटागोरस, इन सब ने जो कहा, लाइक बाइबल ना, बाइबल भी ये कहता है ऐसे, तो ये सब जो कह रहे हैं कि ह्यूमन तो सेंटर है, वो प्रधान है, वो प्रधान है, तो उसके लिए ही सब है, ये सरासर गलत बात है। ऐसे तो क्या होगा, हमारे अर्थ जो है, हमारा प्रकृति जो है, वो नष्ट हो जाएगा। हाँ, ये तो नहीं रहेंगे ऐसे। हम क्या कर रहे हैं, हम ये जो प्रोडक्शन है उसको हम कंज्यूम करके खत्म कर देंगे, इसके लिए तो प्रॉब्लम हो रही है। ये नॉन एंथ्रोपोसेंट्रिक जो फिलोसोफर्स है, जो एथिसिस्ट है, वो बोल रहे हैं कि इसमें प्रॉब्लम हो रही है यार, ऐसे तो नहीं होगा, सारे खत्म हो जाएंगे, हमारे नेक्स्ट जनरेशन क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, है? सारे चीज तो नेचर से आ रही है। तो इन लोगों ने बोला ये बात ये नहीं है। हमको एक बात समझ में आना जरूरी है कि हम जो यूज कर रहे हैं ना नेचर को, ऐसे मत यूज कर रहे, हम उसको थोड़ा वैल्यू देंगे। ये लोग बोल रहे जो एनिमल है, जैसे कुत्ता है, जैसे बिल्ली है, जो भी एनिमल है, जो नॉन ह्यूमन एनिमल है, उनको हम क्या देंगे, मॉरल वैल्यू देंगे, उसको हम इनहेरेंट वैल्यू देंगे, मॉरल स्टेटस उनको हम थोपेंगे। तो इसके वजह से क्या होगा, ये जो डिस्ट्रॉय हो रही है ना मदर अर्थ, ये थोड़ा प्रिजर्व होगा। सो नॉन एंथ्रोपोसेंट्रिज्म is an ethical point of view which extends inherent value
to non-human species, ecosystem, and processes in nature. It is opposed to anthropocentrism, which centers on the value of human. ये जो ह्यूमन बीइंग जो क्या थे, नेचर के सेंटर में थे, इसको अपोज किया, अपोज करके बोला मैन एंड नेचर, ये स्टेटमेंट गलत है। मैन एंड नेचर, ये स्टेटमेंट बहुत ही गलत बात है। इस स्टेटमेंट को मान के चलेंगे तो हम क्या नहीं कर पाएंगे, हम मदर अर्थ को प्रिजर्व नहीं कर पाएंगे। ओके, तो हमें इसके लिए एक नया स्टेटमेंट ढूंढना होगा। वो क्या है? मैन इन नेचर। ये जो मैन इन नेचर स्टेटमेंट है, तो इसमें क्या हुआ, नेचर के बीच में आ गया। नेचर के बीच में बहुत सारे स्पेसीज है। हाँ, मुझे तो एग्जैक्ट वो क्वांटिटी मालूम नहीं, साइंटिस्ट लोग ने क्या बोला कितने सारे स्पेसीज है, लेकिन उन सारे स्पेसीज के बराबर आ गए ह्यूमन बीइंग। एक्चुअली हम इंसान को जितना वैल्यू दे रहे हैं, नॉन एंथ्रोपोसेंट्रिक फिलोसोफर बोल रहे हैं कि हम एक कुत्ते को भी इतना वैल्यू देना पड़ेगा हमको। और इस अप्रोच जो है ना, इसमें ह्यूमन बीइंग को सेंटर से थोड़ा हटा दिया, हटा दे के बोला कि ये गलत बात है, हमको थोड़ा इससे ऊपर आके सोचना पड़ेगा। और ये बातें क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ जनरेशन के लिए हमको हमारे मदर अर्थ को प्रिजर्व करना है। ओके, सो बायोसेंट्रिसिस्ट बिलीव दैट ऑल स्पेसीज हैव इनहेरेंट वैल्यू and that humans are not superior in a moral or ethical sense. अगर हम मॉरली देखें तो ये फिलोसोफर्स बोल रहे हैं कि ह्यूमन आर नॉट सुपीरियर। आप कैसे कह सकते हो ह्यूमन आर सुपीरियर? और एक एग्जांपल, हम एक्चुअली वी आर द लर्नर ऑफ फिलोसफी। हम लोग फिलोसफी पढ़ते हैं तो हमें हमारा पहला काम ही हमें सोचना पड़ेगा। ये जो बाउंड्री है ना सोचने की, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। लाइफ में, सबके लाइफ में एक इंटरेस्टिंग चीज है कि हम कुछ भी सोच सकते हैं, हम कुछ भी किसी के बारे में सोच सकते हैं। तो हम ऐसे ही सोच सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स जो है, हम आदमी लोग जो ये जो है ना, मैन जो है, ये एक स्पेसीज है। हम जो कहते हैं, मैं जो कहूंगा मेरा फ्रेंड समझेंगे, मेरा पिताजी माता सब कुछ, मेरा बात, ह्यूमन का बात कौन सोचेगा, कौन समझेगा? ये ह्यूमन समझेगा। अगर पालतू कुत्ता ना हो तो कोई कुत्ता हमारे बात नहीं समझेगा। अगर आप फॉरेस्ट में जाके एक टाइगर को बुलाओगे, ओह ओह आ आ ऐसे बुलाओगे तो आएगा क्या? नहीं आएगा। बिकॉज हमारे ह्यूमन के बात ह्यूमन ही समझेगा। वैसे ही अगर हम कुत्ते के बारे में बोले तो एक कुत्ते के बात एक कुत्ता ही समझेगा ना, बिकॉज उसका एक कम्युनिटी अलग है, हमारा कम्युनिटी एक अलग है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि वी आर द सुपीरियर? अगर कोई विपदा आई तो हम अपने जान बचाने के लिए सोचते हैं, इधर उधर भागते हैं। अरे एक कुत्ता, एक स्नेक, एक हरिन भी तो अपने जान बचाने के लिए वो भागता है, इधर उधर भागता है। हम कैसे कह सकते हैं उन लोगों का इंटेलेक्चुअलिटी नहीं है? हम कहते हैं कि वो लोग बातें नहीं कर सकते। अरे कौन कहता है वो लोग बातें नहीं कर सकते? यार वो लोग बात करते हैं। अरे उन लोगों की बात उन लोगों की कम्युनिटी समझता है, हम लोग नहीं समझते हैं यार, बिकॉज हमारा कम्युनिटी अलग है, उसका कम्युनिटी अलग है। तो ये नॉन एंथ्रोपोसेंट्रिक फिलोसोफर इन बातों को ध्यान में रख के बोला कि ये एंथ्रोपोसेंट्रिक जो फिलोसोफर है उनके बातें सही नहीं है। ह्यूमन को हम सुपीरियर नहीं कह सकते हैं, किसी भी एंगल से हम उसको सुपीरियर नहीं कहते। उन लोगों को कह सकते हैं कि वो लोग एक कम्युनिटी है, उनका भी मॉरल वैल्यू है, मॉरल स्टेटस है, और बाकी जानवरों का भी है। और एक फिलोसोफर का नाम यहाँ पर लूंगा, बहुत सारे फिलोसोफर है, एथिसिस्ट है, जैसे पॉल टेलर एक है।
आप लोगों ने नाम सुना, एक फिलोसोफर है पीटर सिंगर है, एक फिलोसोफर है आप कह सकते हैं टॉम रेगन है, ऐसे फिलोसोफर है। और इन टेलियोलॉजी में भी बहुत सारे बातें हैं जो हमें कहता है कि हम लिविंग जो क्रिएचर है, इन लिविंग क्रिएचर्स को हम वैल्यू दे। यहाँ पर पॉल टेलर, वन ऑफ द मेजर अर्ली प्रोपोनेंट्स ऑफ बायोसेंट्रिज्म, मेंटेन्स दैट बायोसेंट्रिज्म इज एन एटीट्यूड ऑफ रेस्पेक्ट फॉर नेचर। बायोसेंट्रिज्म क्या है? एक विचारधारा है, एक चिंताधारा है जिसपे हम नेचर को क्या देंगे? रेस्पेक्ट देंगे। वेयर बाय वन अटेम्प्ट्स टू मेक एन एफर्ट टू लिव वंस लाइफ in a way that respect the welfare and inherent worth of all living creature. That means हम जीने देंगे उन सर को। ऐसा बात है ना, जियो और जीने दो, ऐसा बात कर रहे हैं पॉल टेलर। हम हमारा मन चाहे तो एक वो जो चिकन मार के हम खा ले, ये बात अच्छा नहीं है बोला उन। मन करे तो हम सब कुछ नहीं कर सकते। हमारे जो एक्टिविटी है उसका भी कोई लिमिटेशन है, और लिमिटेशन होना अच्छा है। समझ रहे हो ना बात? हमें हमारा लिमिटेशन होना अच्छा है। मन गया तो एक पत्थर लेके हम कुत्ते के ऊपर नहीं फेंक सकते। समझ रहे हो बात? हम मन गए तो एक पत्थर लेके कुत्ते के ऊपर नहीं फेंक सकते, उसको दर्द होता है। पीटर सिंगर ने बोला क्या ये जो कुत्ता है ना, उसको भी दर्द होता है। दर्द होता है मीन्स उसको उसका मॉरल स्टेटस है। हम मॉरल स्टेटस हम ज्यादा पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा मॉरल स्टेटस के दो कैटेगरी है, एक मॉरल मोनिज्म है और एक मॉरल प्लुरलिज्म है। और ये जो पीटर सिंगर है, मॉरल मोनिज्म क्या है? उसमें एक क्राइटेरिया एनफ है हम किसी क्रिएचर को मॉरल कम्युनिटी में लाने के लिए। और मॉरल प्लुरलिज्म कहते हैं बहुत सारे हैं, जैसे एक है फीलिंग ऑफ प्लीजर एंड पेन, जो पीटर सिंगर कहते हैं, एक रेवरेंस ऑफ लाइफ कहते हैं, एक रिलेशनशिप, ऐसे बहुत सारे हैं। और प्लुरलिज्म भी है। तो हम फिलोसोफर के नाम ले सकते हैं। मेरी वैन वारेन नाम का एक फिलोसोफर है, वो कहते हैं ये मॉरल्स जो प्लुरलिज्म के बारे में। सो ये अलग बात है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो पहले हम ये जो कह रहे हैं नॉन एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, इसके बारे में बोलते हैं। ये जो टेलर है, टेलर स्टेट्स दैट ह्यूमंस आर मेंबर्स ऑफ ए कम्युनिटी ऑफ लाइफ अलोंग विथ अदर स्पेसीज एंड ऑन इक्वल टर्म्स। जो मैंने अभी अभी बताया, तो ह्यूमंस ये कोई ऐसा नहीं है कि ये बहुत सारे वो है, ये एक कम्युनिटी है, एक मेंबर है, कम्युनिटी का एक मेंबर है ह्यूमंस। जैसे अदर है, जैसे वो फ्रॉग, हम कह सकते हैं स्नेक्स, एलिफेंट, डॉग, इन सारी चीजों के बारे में। ऐसा एक क्या है? कम्युनिटी है। तो ये है बात रिगार्डिंग द एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। नेक्स्ट है इकोसेंट्रिज्म। ये थोड़ा ऑल लिबरल है इकोसेंट्रिज्म। ये बहुत लिबरल है इकोसेंट्रिज्म। ये इसमें इसको एक अलग नाम से हमने जब पढ़ा था तब सर ने बोला था, इसको हम होलिस्टिक अप्रोच भी कह सकते हैं, होलिस्टिक अप्रोच कह सकते हैं इसको। एक्चुअली फर्स्ट में क्या हुआ, फर्स्ट अप्रोच में क्या हुआ, हम मॉरल वैल्यू किसको दे रहे थे? इंसान को दे रहे थे। सेकंड में हमने क्या किया, थोड़ा ऊपर उठे, उससे थोड़ा ऊपर उठ के हमने क्या किया, एनिमल को मॉरल वैल्यू दिया। क्यों दिया? हमने बताया, हमने आर्गुमेंटेशन की, क्या क्या बात है, कैसा इंस्टेंस है, हमने बताया। और ये जो इकोसेंट्रिज्म है और ये होलिस्टिक जो अप्रोच है, ये थोड़ा इन दोनों अप्रोच से क्या है? लिबरल है। ये इकोसेंट्रिज्म बोलता है कि अगर हम इंसान को मॉरल वैल्यू दे सकते हैं, अगर हम एनिमल को मॉरल वैल्यू दे सकते हैं, तो हम पेड़ पौधों को भी, हमारे जमीन, हमारे जो मदर अर्थ ना, लैंड है, उसको भी हम मॉरल वैल्यू देना पड़ेगा, बिकॉज ये उसका क्या है? अपना राइट्स है।
बिकॉज सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर हम डीप इकोलॉजी देखेंगे, डीप इकोलॉजी पढ़ेंगे, उसमें क्या कह रहा है, अर्नेस्ट बोल रहा है कि ये सारे स्पेसीज इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहा है। किसमें? ये इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए सारे स्पेसीज क्या कर रहे हैं? इक्वली बैलेंस कर रहे हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं ये पेड़ पौधे जो है ये भी तो हमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना। हमने पढ़ा था कोई कोई पेड़ हमें अच्छा ऑक्सीजन देता है। हाँ, ये सब। अभी तो क्या हो गया, डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। डीप हम पेड़ पौधे हमारे गुवाहाटी में आप लोग आएंगे तो देखेंगे एक रास्ता बनाने के लिए सारे पेड़ काट दिए। हमारे सुवालकुशी में एक रास्ता सारे पेड़ काट दिए। डिफॉरेस्टेशन, उसके वजह से क्या हुआ? गर्मी बढ़ रही है, मौसम बिगड़ रहा है। अभी तो मौसम का अता पता नहीं है कहाँ घूम गए यार। सर्दी में सर्दी नहीं, गर्मी में इतना गर्मी। अभी तो नॉन एसी कार कोई चलाता भी नहीं है, बिकॉज ये सर्दी के मौसम में भी एसी लगाना पड़ा। आज मैंने गया था टाउन में कुछ बैंक के काम से मेरे सुपरवाइजर के साथ। ये दिसंबर का आज लास्ट वीक, थर्ड वीक, ओके। हमें दोपहर को एसी लगा के जाना पड़ा। क्यों? बिकॉज मौसम खराब हो रही है। क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ हमने क्या नहीं किया, पेड़ पौधों को रेस्पेक्ट नहीं दे रहे। जैसे मन चाहे तैसे हम पेड़ पौधों काट रहे हैं, काट के हमारे सुविधा के लिए, हम लग्जरी के लिए हम चीज बना रहे हैं। ये चल रहा है, ये ह्यूमन एटीट्यूड है, ये हमारा मनुष्य का चिंताधारा है। आप लोग एक आदमी को जानते हो जो अरण्य मानव कहते हैं, यादव पायेंग, असम का वो फेमस है। उसने क्या किया, अकेले ही एक फॉरेस्ट बना दिया। उसका कोई काम दाम नहीं था क्या, वो करने लगे हैं? रोजी रोटी कुछ नहीं था क्या, वो पेड़ लगाने लग गए। नहीं, ये जो बंदा है ना, ये हमसे बहुत बुद्धिमान है, इंटेलेक्चुअली बहुत रीच है। इज द रियल मैन, बिकॉज उसने क्या किया, मदर अर्थ को कंट्रीब्यूट किया। हम तो कुछ नहीं कर रहे ना, हम बस थ्योरी के लिए पढ़ रहे हैं, ऐसा करना है वैसा करना है, लेकिन हम ही तो आग भाग लेते हैं ना। इंजीनियर बनेंगे, कोई कोई वो बनेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, रास्ता बनाएंगे, कार बनाएंगे, है? ऐसे प्रॉब्लम ये है। तो इसके लिए ये इकोसेंट्रिक अप्रोच इंपॉर्टेंट है, हमें समझना होगा। समझना होगा नहीं, हमें इसको रियलाइज करना होगा। हमको हमारे एक्टिविटीज के इसको दिखाना पड़ेगा। ये जो आप लोग गांधी जी पढ़े ना, गांधी जी ने क्या बोला, ये जो अबाउट नॉन वायलेंस क्या कहा, ये जो अहिंसा है इसको हमें पढ़ना नहीं है, इसको हमें हमारे कर्म से दिखाना है, हमारे व्याख्यान से दिखाना है और हमारे चिंतन से दिखाना है। वही बात, ये तो इकोसेंट्रिज्म में पढ़ना नहीं है, इसको समझना नहीं, इसको हमारे एक्टिविटी से करना है और हमें दूसरों को भी बताना है हमें कैसा व्यवहार करना है हमारे पेड़ पौधों से। अभी कुछ दिन पहले ये इंडिया गवर्नमेंट का एक बहुत किया गया था, एक हुआ ना, क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गया। एक आंदोलन शुरू हुआ था पेड़ लगाने के, बहुत सारे पेड़ हमारे असम में सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने लगाया ये पेड़ लगाने के लिए। हाँ, तो ये बात है। सो आप ये देखिए, इट इज ecocentrism is an approach to environmental ethics that holds that the alleged anthropocentrism of traditional ethics can be avoided if we make nature as the source of moral values। हमको नेचर को मॉरल वैल्यूज देना होगा। नेचर बोले तो यहाँ पर क्या इंक्लूड हुआ, हमारे पेड़ पौधों और ये जो हमारे लैंड है, हमारा वाटर है, हमारा वायु ना, हमारा एयर, ये सारे चीजें इंक्लूड हो चुका है। इसको हमें वैल्यू देना होगा और हमको क्या करना होगा, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म को यहाँ से हमको आउट करना होगा। Next, some environmental ethicists think can only happen if nature has intrinsic value. One example of ecocentric ethics is deep ecology movement। ये एक एग्जाम्पल है, लेकिन ये बात समझो कि क्या होगा, हम दे सकते हैं अगर हम सक्सेसफुल हुए एनवायरमेंटल जो नेचर के सारे एलिमेंट्स को हम इंट्रिंसिक वैल्यू देने में हम
सफल हुए तो ये सफल है। इंस्ट्रूमेंटली तो हम यूज कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हमको इसके ऊपर जाके हमको उसको हमारी जैसा व्यवहार देना होगा। हम अपने भाई को, हमारे माँ को, पिताजी को जैसा व्यवहार करते हैं, हम पेड़ पौधों को भी, हम मिट्टी को भी ऐसा व्यवहार करना होगा, तभी पॉसिबल होगा। Ecocentrism is a term used in ecological philosophy to denote a nature-centered as opposed to human-centered system of value। ये human-centered value system के against है, ये nature-centered है। ये not only animal-centered, ये क्या है, nature-centered है। और nature क्या है, नेचर नॉट ओनली एनिमल और ह्यूमन, नेचर ऑल्सो इंक्लूड पेड़ पौधे, मिट्टी, पानी, वायु, एयर, ये सब है। हम इंडियन फिलोसॉफी में पढ़ते हैं ना, जो पंच महाभूत है, खिती, अप, तेज, मरुत, भूम, ये जो इन लोगों को हम क्या देते हैं, वैल्यू देते हैं। एट द कोर ऑफ इकोसेंट्रिज्म इज द बिलीफ दैट नेचर हैज इनहेरेंट वैल्यू irrespective of its instrumental value to humans। क्या है कि हम जो सोच रहे हैं कि ये पेड़ पौधे जो है ये हमारे एज ए इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं, ये बात सही नहीं है। इसके अलावा इसका क्या है, इनहेरेंट वैल्यू है, इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है, ये खुद ब खुद वैल्यूएबल है। हम उसको ये वैल्यू दे ऐसा नहीं है, ये खुद ब खुद वैल्यूएबल है। आप कुछ करो ना करो, वो अपने आप अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। समझ रहे हो बात? दिस एक्सटेंड्स एथिकल कंसिडरेशन टू इंडिविजुअल एनिमल्स एंड प्लांट्स, रिकॉग्नाइजिंग देयर राइट्स टू एग्जिस्ट एंड फ्लोराइज इन देयर नेचुरल हैबिट्स। उसका जो राइट्स है, उसका अधिकार है, हम छीन नहीं सकते हैं। इट प्रमोट्स कंजर्वेशन एफर्ट्स not solely for the benefit of humans but for the sake of preserving biodiversity and ecological balance। इकोसेंट्रिज्म क्या कहते हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर के बारे में कहते हैं। हम इसलिए प्रिजर्व ना करें कि वो हमारे यूज का चीज है, हम इसलिए प्रिजर्व करें बिकॉज वो प्रिजर्वेशन की ऑब्जेक्ट है, उसको प्रिजर्व करना चाहिए। हम एक आम के पेड़ को इसलिए ना बड़ा करें कि उससे हम फल खाए, इसलिए बड़ा करें कि उसका वो राइट है, उसका वो अधिकार है। A notable concept with ecocentrism is the idea of land ethics। The idea of land ethics popularized by environmental philosopher Aldo Leopoldo, he argued that humans should adopt a more ethical relationship with land, viewing it is not merely property but as a community to which we belong। ये लैंड एथिक्स के बारे में एक बात है, जो ये लैंड एथिक्स इकोसेंट्रिज्म का अंदर ही आता है। तो ये तो एल्डो लियोपोल्डो है ना, फिलोसोफर और एथिसिस्ट जो है, ये बोलते हैं कि हम मिट्टी के साथ, हम जमीन के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। इसलिए नहीं कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये मेरा जमीन है, इसका प्राइस इतना मिलेगा, इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा कम्युनिटी है जिसमें हम बिलोंग करते हैं। मिट्टी में हम सब बिलोंग करते हैं, मिट्टी नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा ना। इसलिए हम उसको क्या देना पड़ेगा, हमको उसको वैल्यू देना पड़ेगा, उसकी सेवा करना पड़ेगा। पेड़ रहेंगे तो हम रहेंगे, जानवर रहेंगे तो हम रहेंगे। आजकल क्या हो रहा है, हम बहुत पहले से असम में सुन रहे थे एलिफेंट और ह्यूमन के क्राइसिस के बारे में हम सुन रहे थे। एलिफेंट आके ट्रेन के आगे कुचल जाता है, कोई एलिफेंट आके किसी का घर तोड़ता है, ये सब हम सुन रहे हैं। क्यों हो रहा है ये सब? बिकॉज हम इंसान इतने क्रूएल है कि हम क्या कर रहे हैं, ये हाथी रहने की जगह को हम इंसान की बस्ती बना रहे, इसलिए वो लोग कहाँ रहेंगे, खुद के, ऐसा बात है। और ये जो एनवायरमेंटल एथिक्स का एक बहुत इंटरेस्टिंग एक तो इसके डिसिप्लिन है, हम कह सकते हैं एनिमल एथिक्स और एनिमल राइट्स, वो भी हम बाद में पढ़ेंगे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके रिलेशनशिप में ही आता है, बहुत इंटरेस्टिंग। हम ये सारे कॉन्फ्लिक्ट हम पढ़ सकते हैं। सो लास्ट
हम एक कोटेशन यहाँ पर वेंडल वेरी का हमने लिखा हुआ, वो यहाँ पर लिखा हुआ था, केयर ऑफ द अर्थ इज मोस्ट एंशिएंट एंड मोस्ट वर्थी एंड आफ्टर all our most pleasing responsibility to cherish what remains it and to do foster its renewal is only hope. अगर हम जिंदा रहने के लिए इंसानों की जो जनरेशन हम जिंदा रखना चाहते हैं तो हमको क्या करना होगा, हमारे ये आर्ट्स जो है उसको हमें प्यार करना होगा, उसको हमें बसाना पड़ेगा। कैसे? हमको एनवायरमेंटल एथिक्स को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, हमें जो पढ़ने के लिए मिले उसको हमें क्या देना पड़ेगा, वैल्यू देना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल। संदीप जी